आज ही क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सेट 6 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्या है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको काव्य शास्त्र से हमने अभी आपको 5 सेट करा दिए हैं। आज का जो सेट है नंबर हमारा 6 है, जिसमें हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो विद्वान हैं उनके विषय में क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि कलाकृतियाँ ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत रूपों में मानव जीवन का अर्थात चरित्र भाव और कार्य व्यापार का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। यह कथन किस विद्वान ने कहा? जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 5 कराया था उसमें देखिए हमने आपको अरस्तु और प्लेटो से संबंधित प्रश्न कराए थे। ठीक है, तो जब हम आपको प्रश्न करा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो अरस्तु हैं और प्लेटो हैं, क्या इनकी विचारधाराएं रहीं, इनके विषय में भी क्या हमने आपको अवगत कराया। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रखे जा रहे हैं। देखिए आपको भी पैटर्न पता है। अब बेसिक चीज़ कोई नहीं पूछ रहा, ना पुस्तकें इतनी कोई पूछ रहा है। अगर पूछ रहे हैं तो देखिए कथन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका कथन है कि कलाकृतियाँ ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत रूपों में मानव जीवन का अर्थात चरित्र भाव कार्य व्यापार का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। यानी कि जो हम कला करते हैं, जो साहित्य हम लिखते हैं, वो क्या है, हमारे स्वयं का प्रतिरूपण होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिरूपण होता है। तो ये कथन किस विद्वान ने कहा है? अरस्तु ने। ठीक है, किसने कहा है? ये अरस्तु ने। तो देखिए एक बार हम फिर आपको रिमाइंड करा दें चीज़ें कि प्लेटो की विचारधारा क्या थी, अरस्तु की विचारधारा क्या थी, क्योंकि अगर हम आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटो थे, ठीक है, वो कैसे थे? आदर्शवादी। ठीक है, इन्होंने देखिए उन कवियों को, उस साहित्य को महत्वपूर्ण माना जो समाज में अपना योगदान देते हों। ठीक है, और इन्होंने उस साहित्य को नकारा, उस व्यक्ति को नकारा जो समाज में कोई योगदान नहीं देता हो। ठीक है, जैसा कि इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जो बढ़ई है और कुमार है, ये समाज में कोई योगदान नहीं देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था अपनी पुस्तक में। ठीक है, तो वहीं अरस्तु हालांकि इनके शिष्य थे, ठीक है, लेकिन इनके इस विचार से ये सर्वसम्मत नहीं थे। इन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बढ़ई है, कुमार है, अगर कवि है, तो देखिए उसकी अपनी एक सत्ता होती है, अपना एक महत्व होता है। ठीक है, कोई भी कार्य हो रहा है समाज में रहकर ही हो रहा है, तो समाज को वो किसी न किसी रूप में क्या है, उसकी उपयोगिता रहती ही रहती है। तो ये विचारधारा किसकी है? अरस्तु की। यानी कि जो अरस्तु हैं वो वास्तविकता यथार्थ को दर्शाते हैं, लेकिन प्लेटो की मानसिकता, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी? आदर्शवादी, कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अरस्तु जो वर्तमान में घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, उस पर वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह लेंगे प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी और अरस्तु की दृष्टि कैसी थी? यथार्थ परक थी, है ना। इन्होंने क्या माना? ईश्वरीय शक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना, किन्होंने? प्लेटो ने। ठीक है, लेकिन अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने क्या बोला? वो ईश्वर शक्ति को तो मानते हैं, लेकिन एक कवि की कला, एक साहित्यकार की कला, एक बढ़ई की कला कोई भी हो, उसका कोई एक आधार स्तंभ नहीं होता कि सिर्फ यही कला है, कविता लिखना ही कला है। हर व्यक्ति में अपनी एक कला होती है। इन्होंने क्या है, सबको ही महत्वपूर्ण माना। तो ये थी इनकी विचारधारा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। तो जैसे ये कथन से स्पष्ट हो रहा है, तो ये कथन किससे संबंधित है? आपके अरस्तु से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अब अनुकरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपके यूजीसी नेट में और अभी हाल ही में जब राजस्थान का पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये क्वेश्चन रखा गया था। तो देखिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप अनुकरण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो अनुकरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें देखिए आपको क्या बताना है कि अनुकरण शब्द किससे उपजा, है ना। हिंदी में तो यही है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर, जो आपका अनुकरण है ना, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई और किस भाषा का शब्द है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखिए क्या
क्या कहा गया है कि कैथारसिस, मिमेसिस, है ना, रिटोरिक या कोई नहीं। तो बात करें मिमेसिस की, तो देखिए ये यूनानी शब्द हैं, ये आप ध्यान रखें, ये सारे यूनानी शब्द हैं। और जो मिमेसिस है इससे क्या है, आपके अनुकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलते हैं आगे। देखिए एक और चीज़ रिमाइंड करा दें, अनुकरण का सिद्धांत हमने पहले आपको कराया था। अगर बात करें, देखिए अनुकरण का जो सिद्धांत है तो उससे संबंध प्लेटो का भी था, ठीक है, और आपके अरस्तु का भी था। प्लेटो ने क्या था, अनुकरण के सिद्धांत में क्या बात कही थी कि जो भी रचनाएं हो रही हैं, कवि जो भी रचनाएं कर रहा है वो सत्य से काफ़ी दूर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने सिर्फ ईश्वरीय सत्ता को ही महत्वपूर्ण माना, ठीक है, वो उसकी नकल कर रहा है, पर वो आत्मीयता नहीं आ पाते। लेकिन जो अरस्तु हैं उन्होंने क्या बोला कि हाँ, कवि अनुकरण करता है, प्रकृति के द्वारा ही वो सारी चीज़ों को करता है, लिखता है, लेकिन जो उसके भाव आ रहे हैं वो उसके स्वयं के हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अरस्तु और प्लेटो में। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, पेरिहुप्सुस ग्रंथ का संबंध किससे है, यानी कि पेरिहुप्सुस ग्रंथ का संबंध किस विद्वान से है। ऑप्शन में देख लेते हैं, लॉन्जाइनस, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ या कोलरिज। ठीक है, अगर आपने लॉन्जाइनस को पढ़ा होगा तो आपने उसकी पुस्तक भी ध्यान से पढ़ी होगी, और ये पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है। तो बात करें पेरिहुप्सुस ग्रंथ की या पुस्तक की, तो इनका संबंध किससे है, लॉन्जाइनस के से। ठीक है, ये क्या है, इनके राइटर हैं। देखिए कुछ जगह क्या है लॉन्जाइनस लिखे हुए मिलते हैं, और कुछ जगह क्या है लोंगिनुस। लॉन्गिनुस नाम क्या है इनका मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर बात करें कि इनका जो ग्रंथ था इसका प्रकाशन कब हुआ, तो ये भी देख लेते हैं। प्रकाशन क्या कब हुआ है इसका, 1554 में। ठीक है, 1554 में क्या है इसका प्रकाशन हुआ, और किसने इसका प्रकाशन किया, आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रकाशन किसने किया है, इतालवी विद्वान सेबे रतेल्लो। ठीक है, ये नाम है, आपको याद रखना है, इतालवी विद्वान सेबे रतेल्लो। ठीक है, इन्होंने क्या है 1554 में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया था। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। दूसरी चीज़ हम आपको यहाँ पर बताएं, जो आपका पेरिहुप्सुस जो ग्रंथ है, ठीक है, इस पर क्या है अंग्रेजी में ग्रंथ लिखा गया। हालांकि जो ये ग्रंथ है इसकी भाषा यूनानी है, इससे संबंध में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें कि इसका पहला अंग्रेजी जो संस्करण है वो किस नाम से आया, तो किस नाम से आया है, ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस। ठीक, और जो किसने इसे प्रकाशित किया, जॉन ने। ठीक है, जॉन ने क्या इसे प्रकाशित किया, कब किया है, आपके 1652 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 क्वेश्चन बने हैं आपके। पहले तो यही कि पेरिहुप्सुस ग्रंथ किससे संबंध रखता है, लॉन्जाइनस से रखता है, यानी कि लॉन्गिनस से। इसका प्रकाशन 1554 में हुआ, किसने किया, सेबे रतेल्लो ने किया। वहीं अगर अंग्रेजी में इसका अनुवाद देखें तो किसने किया है, ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस नाम से जॉन ने, और इसका प्रकाशन कब हुआ, आपके 1652 में। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन क्यों रख रहे हैं, देखिए उद्देश्य यही है, पैटर्न जिस तरीके से चेंज हुआ है अब डिफरेंस उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें होती हैं, पर कभी हम लोग क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से क्या है क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, और आपको इससे अदर चीज़ें बताई जा रही हैं जो प्रश्न से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पेरिहुप्सुस मूलतः किस शास्त्र से संबंधित है। अब जो लॉन्जाइनस थे, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, इनका संबंध किससे है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर
देखनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पेरिहुप्सुस मूलतः किस शास्त्र से संबंधित है, आपके सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है, या आपके समाज शास्त्र से संबंधित है, या आपके भाषा शास्त्र से संबंधित है, या आपके अध्यात्म से संबंधित है। तो ये आपके किससे संबंधित है, आपके भाषण शास्त्र से। किससे? भाषण शास्त्र से, ठीक है। लेकिन भाषण शास्त्र को यूनानी में क्या बोलेंगे, अगर सोच लीजिए, अगर भाषण शास्त्र ना दिया जाए, आपको यहाँ पर रेटोरिक लिखा हो, तो इसका तात्पर्य क्या है, आपके भाषण शास्त्र है। हिंदी में से क्या है, भाषण शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि पेरिहुप्सुस जो पत्र है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो जैसा मैंने आपको बताया यूनानी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब यूनानी भाषा का प्रयोग क्यों हुआ है, जो आपके लॉन्जाइनस थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, यूनान में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूनान में। और यूनान में कब हुआ था, याद रखेंगे, ईसा की प्रथम या तृतीय शती, क्योंकि टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, ठीक है, में हुआ था। तो इनका जन्म यूनान में हुआ था, तो इनकी मातृभाषा क्या थी, यूनानी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इनकी जो पुस्तक है तो उसकी भाषा भी क्या है, यूनानी है। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, जो पेरिहुप्सुस पत्र लिखा गया, तो जो ये पत्र लिखा गया ये किसके लिए संबोधन इसमें किया गया है। तो इसमें एक यूनानी कहें या एक रोमी युवक, ठीक है, जो आपका पेरिहुप्सुस पत्र है, यह एक रोमी युवक, याद रखेंगे चीज, रोमी युवक को संबोधित करता है। तो नाम भी देख लेते हैं, है ना। नाम क्या है इसका, पोस्तुमियुस टेरोतियानुस, ठीक है। तो जो ये पेरिहुप्सुस ग्रंथ लिखा गया, उसमें जो पत्र लिखे गए, ये मूलतः क्या है, एक रोमी युवक के लिए लिखे गए, और किससे संबंधित हैं, उसका नाम क्या है, पोस्तुमियुस टेरोतियानुस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो जब बात हो रही है लॉन्जाइनस की, तो इन्होंने उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसके प्रवर्तक कौन है, आपके लॉन्जाइनस, ठीक है। कौन है, लॉन्जाइनस, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिनस। इनका एक और नाम, मतलब कहीं कहीं इन्हें लॉन्जाइनस लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं इन्हें लॉन्गिनस नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब बात करें कि जो इन्होंने उदात्त का सिद्धांत दिया, उससे पहले किसने उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, कैकिलियुस, ठीक। कैकिलियुस ने लॉन्जाइनस से पहले, लॉन्जाइनस से उदात्त का निरूपण किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात करें कि उदात्त से तात्पर्य लॉन्जाइनस का क्या था। तो देखिए सबसे पहले उदात्त की अवधारणा जो इन्होंने दी, तो उदात्त की अवधारणा क्या है, इन्होंने साहित्य से दी है। तो इन्होंने क्या लिखा कि कविता लिखें या कोई भी गद्य में रचना लिखें या पद्य में रचना लिखें, तो सबसे पहले उसमें क्या है, विचार कैसे हो, महान होने चाहिए, है ना। विचारों का जो निर्वहन है वो उचित रूप से होना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या बात कही कि जो भाव हैं वो अंतः प्रेरित हों। अंतः प्रेरित कैसे, जैसे जो कवि है रचना लिख रहा है, ठीक है, तो वो जिस भाव से लिख रहा है वो कैसे भाव होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए। जब उसकी कविता को कोई सुने या पढ़े
तो उसके अंदर भी क्या है, उन्हीं भावों का निर्वहन होना आवश्यक है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि देखिए बहुत से कवि क्या होते हैं, वो अपनी कविता को उत्कृष्ट बनाने के लिए अलंकारों, छंदों, है ना, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या हैं, बहुत सारा एकदम कहते हैं ना, ज़्यादा अलंकार का प्रयोग कर लेते हैं, अधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए जब क्लिष्टता कविता में आ जाती है या साहित्य में आ जाती है तो जनमानस उसे ढंग से नहीं पढ़ पाता। ठीक है, सिर्फ साहित्यिक लोग ही इस चीज़ को समझ सकते हैं जो इस पर कार्य कर रहे हों, अन्यथा कोई भी जो आम बोलचाल के लोग हैं, है ना, जनसाधारण है, वो उनकी कविताओं को नहीं समझ पाता, तो उनकी कविता का कोई महत्व रह ही नहीं जाता। ठीक, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जब हम कोई रचना लिखें तो उसमें देखिए जो शब्द चयन है, बिंब विधान है, जो शैलियाँ हैं वो कैसी हों, परिष्कृत हों, यानी कि उच्च कोटि की हों। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने ये कही कि रचना की गरिमा उत्कर्ष हो और उसका प्रभाव क्या है, सकारात्मक पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, उद्दात के अंतर्गत रखें, यानी कि जो इन्होंने कहा विचार उद्दात होने चाहिए, आपकी जो शब्द चयन की शैली है वो उद्दात होनी चाहिए, यानी कि महान होनी चाहिए, आपके विचार महान होने चाहिए, आपकी जो भाव हैं वो उत्कृष्ट होने चाहिए, शब्द योजना उत्कृष्ट होनी चाहिए, आपकी जो कविता है वो गरिमामयी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो इसको ही क्या है इन्होंने उद्दात का नाम दिया। तो आपको चीज सारी समझ में आ गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि लॉन्जाइनस ने उद्दात के कितने स्रोत माने। अभी जो मैंने आपको बताया है ना कि विचारों का उद्दात होना, शब्द चयन अच्छा होना, ये सारी चीजें, तो यही वही चीजें हैं कि कितनी संख्या में क्या है इन्होंने उद्दात को रखा है। ठीक है, साहित्य में कितने स्रोत इन्होंने रखे हैं उद्दात के। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका 3, 5, 4, 6। अगर हम लॉन्जाइनस के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनके जो स्रोत हैं 5 हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ। पहला जो इन्होंने माना, पहला इन्होंने क्या कहा है कि महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, ठीक है, यानी कि जब हम कोई साहित्य लिखें तो सबसे पहले हम साहित्य कैसे लिख सकते हैं, जब हमारे अंदर महान विचार हो, यानी कि विचार अच्छे हों। ठीक है, दूसरा इन्होंने लिखा प्रबल अंतः प्रेरित भावों का होना। ठीक है, तीसरा ये लिखते हैं कि अलंकारों, विचारों का उद्दात होना। ठीक है, चौथा इन्होंने लिखा भव्य शब्द योजना। आप जो कविता लिख रहे हैं, आप जो साहित्य लिख रहे हैं, उसमें आपके शब्दों का चयन ऐसा हो जो क्या है आपकी कविता की गरिमा बढ़ाए। पांचवा उन्होंने बताया कि रचना की गरिमा और उसका समुचित प्रभाव। कैसा प्रभाव? समुचित प्रभाव, यानी कि उत्कर्ष प्रभाव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बताया है कि उद्दात के उन्होंने 5 स्रोत माने, जिसमें आपके पहला है महान विचारों की भावना की क्षमता, है ना, जिसके महान विचार होंगे, जिनकी सोचने की क्षमता तीव्र होती है ना, तो ऐसे लोगों का काव्य जो साहित्य है वो उत्कृष्ट होता है। प्रबल अंतः प्रेरित भाव, देखिए बिना भाव के कोई भी व्यक्ति रचना लिख ही नहीं सकता। ठीक, भाव चाहे सुख के हों, दुख के हों, ममता के हों, घृणा के हों, भाव के बिना तो व्यक्ति का कोई जीवन है ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अलंकार का वो प्रयोग कर रहा है तो वो उचित प्रयोग करे, है ना, अधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करे, भव्य शब्द योजना,
वही बात, क्लिष्ट शब्द नहीं आने चाहिए, अलंकारों का भी अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है, ज़रूरत है तो कीजिए, वरना जो आपकी कविता में, साहित्य में सादगी का होना आवश्यक है, और सादगी भी ऐसी जो आपको उदात्त बनाए। ठीक है। 5 में इन्होंने बोला कि जो रचना है उसका प्रभाव क्या हो, सकारात्मक पड़े समाज पर। जब सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो आपकी रचना तो एकदम गरिमामयी तो हो गई, है ना। तो इसमें अगर मैं उदाहरण लूँ, ऐसे काफ़ी सारे महाकाव्य लिखे गए हैं जिनका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे तुलसीदास की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक रचना लिखी है रामचरितमानस, है ना। तो उन्होंने देखिए क्या है, शब्द चयन ऐसे लिखे, और जो उनकी बोली है उन्होंने जनमानस की बोली को रखा, है ना। तो उनकी जो साहित्य है, जो काव्य है, उसे गरिमा प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य कैसा भी लिखा जाए उसमें क्या है, उदात्तता का होना आवश्यक है ना। ये सारी चीज़ें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन से है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ये तो बहुत ही सरल है ना, सीधी सीधी बात है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वही क्या है, इस संबंध में कथन कहेंगे। तो उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, कथन किसका है, आपके लॉन्जाइनस का। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये कथन कई बार पूछा गया है। ठीक, तो यह कथन किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने, कोलरिज ने, लॉन्जाइनस ने, या फिर एलियट ने। तो काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, किसने कहा है, ये वर्ड्सवर्थ ने। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर कि बायोग्राफी लिटरेरिया पुस्तक के रचनाकार हैं। बायोग्राफी लिटरेरिया पुस्तक के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में राजस्थान में जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, और यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन लगा हुआ था। तो कौन है, कोलरिज। ठीक, देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को, कोलरिज और वर्ड्सवर्थ में क्यों होती है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक क्या है साथ में लिखी है। तो उस कारण से लगता है कि बायोग्राफी लिटरेरिया ही इन्होंने सहयोग से लिखी, लेकिन नहीं, वो पुस्तक अलग है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, लिरिकल बेल्ट्स पुस्तक का संबंध किससे है। ठीक है, तो जिस पुस्तक की मैं बात बता रही थी, जो ये पुस्तक है, इसका संबंध आपके वर्ड्सवर्थ से है। और देखिए इसी पुस्तक को कोलरिज ने भी लिखा है। ठीक है, कोलरिज ने भी क्या इसमें सहभागिता निभाई है, किसमें, लिरिकल बेल्ट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन से है कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग किसने उचित माना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बात चल रही है वर्ड्सवर्थ के विषय में। ठीक है, तो देखिए जो वर्ड्सवर्थ हैं वो किस प्रकार के कवि हैं, क्या उनकी विचारधारा है, तो एक बार आपको मोटा मोटा बता दूं जिससे क्या है आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए जब वर्ड्सवर्थ ने लिखना स्टार्ट किया था तो उनकी मान्यताएं क्या रही थी। सबसे पहली मान्यता तो उनकी यही रही थी कि काव्य में ग्रामीणों की जो दैनिक बोलचाल की जो भाषा है, ठीक है, उसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि देखें कि ग्रामीण अंचल की बहुलता बहुत अधिक होती है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, है ना, ग्रामीण लोग ज़्यादा होते हैं। तो जब तक उनकी रचना उनकी भाषा में ना लिखी जाए तो क्या वो उस काव्य को समझ सकते हैं, उस रचना को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ का मानना ये था कि काव्य में ग्रामीणों की जो दैनिक बोलचाल की भाषा उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी मान्यता इन्होंने ये रखी कि गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। ठीक है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होना चाहिए, समान भाषा होना चाहिए। तीसरा इन्होंने ये लिखा कि कुछ कवि ऐसे होते हैं, भाव सहज होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सहजता को वो गलत शब्द चयन से या एक कह लें कि आकर्षण पूर्ण दिखाने के लिए उस कविता को वो इतना कृत्रिम बना देते हैं कि पढ़ने में भी क्या है जो भाव समझ नहीं आते। तो इन्होंने ये माना है जो प्राचीन काल में जो कवि रहे, जो साहित्यकार रहे, उनकी भाषा में एक कहते हैं सहजता थी, कृत्रिमता नहीं थी। वो
एकदम जो भाव हैं, जो समाज में चल रहा है, जो साधारण जनमानस को प्रेरित कर रहा है, वो उनकी लैंग्वेज में लिखते थे, तो उनके काव्य की महत्ता भी अधिक थी। तो वर्ड्सवर्थ का मानना ये है कि काव्य में ग्रामीण दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिससे जो आपका ग्रामीण अंचल का बहुल क्षेत्र है वहाँ के लोग आपकी भाषा को समझें। ठीक है, तो आपकी सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन हम एक क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? जिस चीज़ से जो चीज़ कनेक्ट कर रही है, जो हमें याद आती जा रही है, वो हम आपको क्या यहाँ पर बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई। तो प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद, कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। यह कथन किसका है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने क्या कहा, जो प्राचीन कवि थे उनके भाव सहज थे। दूसरा क्या कहा कि उनके भावों की सहजता थी। ठीक है, वो कैसी थी? वो जन साधारण की भाषा में लिखते थे। लेकिन अभी के जो कवि हुए हैं, ये मान्यता किसकी है? वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, ये मान्यता है वर्ड्सवर्थ की कि उन्होंने अपनी रचना को उत्कृष्ट दिखाने के चक्कर में, आगे निकलने के चक्कर में क्या है, कृत्रिमता ला दी। अधिक अलंकारों का प्रयोग करते हैं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जो सहजता है भाषा की वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या है, जो काव्य है आपका आडंबर बनकर रह जाता है। ये कथन किसके? वर्ड्सवर्थ के हैं। तो इन्होंने महत्ता किन्हें दी है? प्राचीन कवियों को, और उन कवियों को ही दी है जिन्होंने क्या है, जनसाधारण के भावों को समझा है, सहजता को प्रदान किया है और सहज शब्दों का चयन किया है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हुई। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। ये वर्ड्सवर्थ का महत्वपूर्ण कथन है। कथन पूछा जा चुका है कि किस कवि ने कहा है कि, या ऐसे कर लें कि किस कवि ने शिक्षक को महान माना है और वो खुद को शिक्षक के रूप में ही दिखता था, है ना। तो देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ होगी, अगर लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधे से बता देंगे वर्ड्सवर्थ ने पढ़ा है। लेकिन लोग क्या है, अरस्तु पर ज़्यादा लगा के आते हैं, क्योंकि अरस्तु की विचारधारा क्या थी, यथार्थपरक थी, है ना। लेकिन अगर वर्ड्सवर्थ को हम पढ़ेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे, तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वर्ड्सवर्थ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिरिकल बैलेड्स के कितने संस्करण प्रकाशित हुए? महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। लिरिकल बैलेड्स के कितने संस्करण प्रकाशित हुए? एक क्वेश्चन तो मैंने आपको इससे संबंध में बता दिया कि इसे कॉलेज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिखा। दूसरा क्या है, इसके कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं? 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। तो अगर हम संस्करणों की बात करें तो पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1798। ठीक है, दूसरे की बात करें 1800 ईस्वी। ठीक है, तीसरे की बात करें 1802 और चौथे की बात करें आपके 1815। डेट भी याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो लिरिकल बैलेड्स है इसका तीसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, चौथा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ। तो जब आपको डेट पता होगी कि पहला आपका 1798 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1800 में प्रकाशित हुआ, तीसरा 1802 में प्रकाशित हुआ और चौथा आपके 1815 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए। अगली क्लास में भी क्या है, हम ऐसे ही करके आपको जो हमारी जो सीरीज चल रही है आपको 15 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। देखिए 15 ही क्यों कराए जा रहे हैं, अगर हम आपको ज़्यादा कराएंगे तो एक कहते हैं ना, ज़्यादा एकदम से पढ़ लेने में भी दिक्कत होती है, चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। तो अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, देखिए सबने पढ़ा है इसलिए वो सबको पता है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम आपको एक नई क्लास में।
नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।